चलिए आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हकल का नियम, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, बुटर्ज अभिक्रिया एवं श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या है। आपने यदि अध्ययन किया होगा तो आप जानते होंगे कि जो हकल का नियम है, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया है और जो बुटर्ज अभिक्रिया है, ये तीनों हमारे हाइड्रोकार्बन अध्याय से संबंधित है। लेकिन जो श्वार्ट्ज अभिक्रिया है ये कक्षा 12वीं से संबंधित है, हेलो एल्केन एवं हेलो एरेन से। लेकिन हमारे प्रिय विद्यार्थी शुभम के द्वारा श्वार्ट्ज अभिक्रिया के बारे में पूछा गया है, तो हम यहाँ पे उसका भी क्या करेंगे, जिक्र करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या समझते हैं, हकल का नियम। हकल का नियम क्या है, तो हकल का नियम है एरोमेटिक यौगिकों से संबंधित। तो हकल का नियम क्या बताएगा, हकल का नियम बताएगा कि कौन सा यौगिक एरोमेटिक होगा और कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं होगा। तो सर्वप्रथम हम लोग समझ लेते हैं कि हकल ने क्या कहा है। तो हकल का जो नियम है वो कहता है कि वे यौगिक, वे समतल चक्रीय यौगिक जिनमें क्या पाए जाते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, वे समतल चक्रीय यौगिक जिनमें 4n+2, आपको ये बहुत ध्यान में रखना है, इसको यही मेन है, जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। ये क्या है, हकल का नियम है। अब यहाँ पे जो n है, n क्या है, हमारा पूर्णांक है। तो पूर्णांक आपका 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे अब हम जानेंगे, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कैसे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के द्वारा आप किसी यौगिक को एरोमेटिक कहेंगे और किसी को एरोमेटिक नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4n+2, पहले हम लोग n की जगह क्या रख के देख लेते हैं, 0। तो आ जाएगा 4 0 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, शून्य का की संख्या में गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आ जाएंगे कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे यदि हम n की जगह कितना रख दें, 1 रख दें, 4 + 1 + 2 कितना आएगा, 4 और 2 6। ऐसे यदि हम 2 रखें तो हमारे पास हमें क्या मिल जाएगा, 4 दूनी 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो हकल कहते हैं कि वे यौगिक जिनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक यौगिक कहलाएंगे। हो सकता है कि अभी तक आपको हकल का नियम समझ में ना आया हो, लेकिन जब हम क्या लेंगे, उदाहरण, तो उदाहरण के द्वारा आप क्या समझ जाएंगे कि हकल का नियम क्या है। यहां पे एक शब्द आया है जिसे आप लोग क्या कह रहे हैं, समतल चक्रीय। तो ठीक है कि एक क्लोज संरचना है, बंद संरचना है, तो आप उसे क्या कहेंगे, चक्रीय। लेकिन यहाँ पे समतल का शब्द आया है, तो समतल का मतलब है इनमें क्या होना चाहिए, sp2 संकरण। क्योंकि जब sp2 संकरण होगा सभी कार्बन पर तो वह यौगिक कैसा होगा, समतल होगा। चलिए, तो हम लोग समझते हैं कि कौन एरोमेटिक होगा और कौन एरोमेटिक नहीं होगा। जैसे हमारे पास आपने सबसे ज्यादा जो आपने ऑर्गेनिक रसायन में आपने पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा बेंजीन। तो हम लोग हकल के सूत्र के द्वारा ही जानेंगे कि जो हमारे पास बेंजीन है वो एरोमेटिक है या नहीं। तो एरोमेटिक जानने के लिए कि एरोमेटिक है या नहीं, तो हम यहाँ पे कौन सा सूत्र लगाएंगे, जो हमें हकल ने दिया, कौन सा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। अब n की जगह क्या रख दें, यदि हम 0 रखें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और यदि हम 1 रखें तो क्या आ जाएगा 6, हमारे पास क्या जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और यदि हम कितना रख दें, 2 रख दें तो कितना आ जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। तो हमें इसमें देखना है कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 10 पाई इलेक्ट्रॉन है या नहीं। यदि इस संरचना में 2, 6, 10, 14
18 इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो हमारे पास कितने कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3। जो हमारे पास पाई बॉन्ड है वो कितने हैं, 3। और आपको पता है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 2। 3 बॉन्ड बने हैं, 3 बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, 6। अर्थात जो हमारे पास बेंजीन है उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 6। तो हम एन की जगह दी हम 1 रखें तो हमें क्या मिलता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अर्थात जो बेंजीन है वो कैसा यौगिक होगा, एरोमेटिक। दूसरा यौगिक ले लेते हैं, कौन सा ले लें, नेप्थलीन। आपसे यदि कोई पूछ दे कि जो हमारे पास नेप्थलीन है वो आपका एरोमेटिक है या नहीं, तो जो एरोमेटिक है या नहीं तो आप देखेंगे कि जो नेप्थलीन है इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4 5। तो टोटल जो पाई बॉन्ड है वो 5 है। वो जब टोटल पाई बॉन्ड 5 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 10। अर्थात आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे हकल के सूत्र के द्वारा हमें 10 इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे हैं। अर्थात जो हमारा जो नेप्थलीन है वो भी क्या होगा, एरोमेटिक यौगिक होगा। ऐसे ही जो यदि हम अगला यौगिक देखें, हमारे पास एंथ्रासीन है। एंथ्रासीन में हम लोग देखें कि एरोमेटिक है या नहीं, तो एरोमेटिक की आप संरचना देखेंगे, एंथ्रासीन की संरचना देखेंगे तो इस प्रकार से होगी। इसमें आप देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बंध तो है 7, पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14। यदि हम n की जगह 3 रख दें तो आप देखेंगे 4 तिया 12 तो 14, कितने पाई इलेक्ट्रॉन मिल गए, 14। अर्थात जो हमारा एंथ्रासीन है इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है, एरोमेटिक। तो अभी तक आपने देखा कि सारे एरोमेटिक को हमने उदाहरण के द्वारा जाना। अब एक उदाहरण ऐसा भी देख लें कि जो एरोमेटिक ना हो, जैसे हमने अभी आपको समतल चक्री में समझाया था। जैसे आपका ये प्रश्न है, ये कौन सा है आपका, साइक्लोब्यूटीन। आपसे प्रश्न पूछा गया कि बताइए हकल के नियम के अनुसार जो आपका साइक्लोब्यूटीन है वो एरोमेटिक है या नहीं। तो आप क्या देखें कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन है क्या, 6 हैं, 10 हैं, 14 हैं। यदि ये इलेक्ट्रॉन है अर्थात वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है तो एरोमेटिक है, और नहीं कर रहा है तो एरोमेटिक नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितने पाई बॉन्ड है, 2, तो 2 पाई बॉन्ड है। अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन चाहे आप n की जगह 1 रखिए, 0 रखिए, 2 रखिए, आपको प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात जो आपका यहाँ पे यौगिक है वो क्या है, एरोमेटिक नहीं। ऐसे यदि हम कोई दूसरा उदाहरण देख लें जो कि आपकी एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक में मिलेगा, जैसे हमारे पास अगला स्ट्रक्चर है और आपसे पूछा गया बताइए कि एरोमेटिक है या नहीं। तो आपको हमने फिर से बताया कि आपको क्या काउंट करना है, पाई इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे आप देखेंगे बॉन्ड तो आपको कितने दिख रहे होंगे, केवल 2। कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। लेकिन यहां पे क्या है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर सकता है, विस्थापन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो ये भी किसकी तरह काउंट करेंगे हम लोग, पाई इलेक्ट्रॉन। जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे केवल एक, भले 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, केवल हम किसको करेंगे, एक को, जो क्या करें, बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे। तो क्या यहाँ पे केवल एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेगा। तो टोटल कितने बंध बन जाएंगे, 6। और 3 बंध बन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे। तो आपको पता है कि जब हम n की जगह 1 रखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे हमें, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 4 और 2 6, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई। ऐसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाता है, प्रीडीन। अब इससे पूछा जाता है आपसे कि बताइए एरोमेटिक है या नहीं। इसमें भी आप देखेंगे कितने पाई बंद है, 1 2 3, 3 पाई बंद है। अर्थात कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6। ये भी क्या होगा, एरोमेटिक। ये भी क्या होगा, एरोमेटिक। और यदि आपसे ये बोल रहे हैं साइक्लो प्रोपीन एरोमेटिक है या नहीं, तो इसमें केवल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2। लेकिन यहाँ पे शब्द आता है, यह क्या नहीं है, समतल नहीं है।
तो क्या होगा, ये एरोमेटिक नहीं होगा। तो इस प्रकार ये क्या होता है, हकल का नियम। अगला जो हमारा टॉपिक था आप देखेंगे, अगला हमारा टॉपिक था फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो हम जानेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है। यदि आपने जो आपने हाइड्रोकार्बन वाला अध्याय पढ़ा होगा, तो हाइड्रोकार्बन वाले अध्याय में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। क्योंकि जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है वो किससे संबंधित है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। पहले हम लोग थोड़ा सा अभिक्रिया के बारे में जान लेते हैं। अभिक्रिया का क्या नाम है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया है आपको कक्षा 12वीं में भी देखने को मिले। तो जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में कहा जाता है कि जब बेंजीन की अभिक्रिया, यदि आप हेलो एल्केन हेलो एरीन कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे, वहां पे आपको हेलो एरीन मतलब क्लोरोबेंजीन जैसे आपको मतलब जो अभिकारक है वो ही मिलेंगे। लेकिन हम लोग अभी हाइड्रोकार्बन नॉर्मल पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या लेना है, बेंजीन। तो यहाँ पे आप देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में कि जब बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ, एल्किल हैलाइड के साथ या एसिड क्लोराइड के साथ। अब फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आगे जाके आप देखेंगे, यहाँ पे आप दो प्रकार से आप इसको समझा सकते हैं, एक एल्किलीकरण होता है, एक एसिडीकरण होता है। तो अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, एल्किलीकरण मतलब एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन होगा। जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ किसकी उपस्थिति में, लुईस सम। यदि आपने सम अवस्था वाला अध्याय पढ़ा होगा तो वहां आपने परिभाषाएं पढ़ी होंगी, लुईस सम ले लुईस छा। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि बताएंगे कि जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ किसकी उपस्थिति में, AlCl3, कोई भी लुईस अम्ल हो सकता है। हमने अब क्या लिया है, AlCl3। जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ किसी लुईस अम्ल जैसे AlCl3 के साथ कराई की उपस्थिति में कराई जाती है, उपस्थिति में कराई जाती है, तब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, तब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारे लिए क्या मिलेगा, मेथिल बेंजीन, उसी को क्या बोलते हैं, टोलुइन। क्या मिलेगा, फलस्वरूप उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, टोलुइन प्राप्त होता है। चलिए, तो ये तो हमने क्या समझा, थ्योरी। अब लेकिन रसायन विज्ञान में यदि आपको समीकरण ना मिले, तो समीकरण के बिना कोई भी अभिक्रिया क्या होती है, अधूरी। तो अब थ्योरी लिखना भले भूल जाए, लेकिन क्या लिखना नहीं भूलना है आपको, समीकरण। चलिए लिखते हैं। हमने क्या लिखा था कि जब बेंजीन की अभिक्रिया, आपने वही लिखा है जो आप यहाँ पे रिएक्शन में देखेंगे, अभिक्रिया में देखेंगे। जब बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ, एल्किल हैलाइड, तो R सिंबल होता है एल्किल, और जो X है वो किसका मतलब वो सिंबल होता है हैलोजन। R की जगह आप क्या कुछ भी लिख सकते हैं, एल्किल, एल्किल में आप मैथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी ले सकते हैं R की जगह। और S की जगह आप क्या लिख सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो X का मतलब है यहाँ पे हैलोजन, जैसे आप बोलेंगे हैलाइड। R का मतलब है एल्किल, जैसे मैथिल, एथिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टेट। तो जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड, तो हमने सरलता में एल्किल हैलाइड ले लिया, क्या, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ, जब बेंजीन की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ किसकी उपस्थिति में, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल हमने क्या लिया है, AlCl3। क्या प्राप्त होता है हमारे लिए, टोलुइन प्राप्त होता है।
और शेष क्या बचेगा आपका HCl। अब आपको अभिक्रिया समझ में नहीं आई होगी, क्यों? क्योंकि यदि आपको इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन की क्रिया विधि नहीं पता तो आपको अभिक्रिया समझ में नहीं आएगी। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इस अभिक्रिया को थोड़ा विस्तार से समझेंगे ताकि आपको ये ना लगे कि यहां से कैसे बनेगी। चलिए थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिए ताकि आपको अभिक्रिया क्या आ जाए समझ में। और यहाँ पे अभिक्रिया समझ में आ गई तो कक्षा 12 में भी बहुत सारी अभिक्रियाएं क्या हो जाएंगी, आपको आसान हो जाएंगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे सर्वप्रथम होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही क्रिया विधि की आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो सर्वप्रथम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। ठीक है, पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण किसकी सहायता से होगा, AlCl3। AlCl3 क्या है, लुईस अम्ल, अर्थात क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो CH3Cl है ये क्या करेगा, किसके साथ क्रिया करेगा, AlCl3। अब AlCl3 लुईस अम्ल, ऐसे क्या चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहेगा और क्लोरीन की ऋणात्मकता ज्यादा, तो क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा और इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन खींच लेगा, AlCl3। क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर चला गया क्योंकि क्लोरीन की ऋणात्मकता ज्यादा है, कार्बन पे आ जाएगा धनात्मक। और क्या बन जाएगा, अब चूंकि एल्यूमिनियम ने एक क्लोरीन को ग्रहण कर लिया, 3 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन ले गया क्योंकि क्लोरीन के साथ क्या गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बन जाएगा AlCl4-। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या बन गया हमारा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। प्रोटॉन है, किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की, तो क्या कहलाया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब हम देखें कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी है तो कहां जाएगा, किसी को धक्का मार के बाहर निकाल देगा और स्वयं वहां क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तब जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही है, जो हमारा कार्बोकेटाइन बना है, मेथिल कार्बोकेटाइन, ये क्या करेगा, जो बेंजीन रिंग आपको दिखाई नहीं देता लेकिन प्रत्येक जगह क्या होता है आपका, हाइड्रोजन, क्योंकि बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। तो प्रत्येक जगह जो हाइड्रोजन है इसको क्या करेगा, हमारा जो आपका यहाँ पे बना है इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन को धक्का मार के बाहर निकाल देगा। इसको समझने के लिए आप ध्यान देंगे, हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या होगा आपका कार्बन। आपको पता है कि कार्बन की ऋणात्मकता हाइड्रोजन से क्या होगी, ज्यादा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर विस्थापित हो जाएगा, कार्बन की ओर। तो जब हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन ने खींच लिया तो कार्बन पे आ जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऋणावेश और हाइड्रोजन पे क्या जाएगा, धनावेश। और यहाँ पे जो ऋणावेश है अर्थात यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अर्थात इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, फिर क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वहां पे जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, धक्का मार के बाहर निकाल देगा। तो हमारे लिए क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिस्थापी उत्पाद मिल जाएगा, क्या, टॉलुइन। मेथिल जो कार्बोकेटाइन है हाइड्रोजन को धक्का मार के बाहर निकाल देगा और हमें क्या मिल जाएगा, टॉलुइन। और शेष अब आगे यहाँ से क्या निकला, हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे आप देखो, हम लोग ने यहाँ पे क्या दिया था, इसको क्लोरीन दिया था AlCl3 के लिए, क्योंकि यहाँ पे उत्प्रेरक का काम करेगा, अभिक्रिया को संपन्न कराएगा। तो AlCl3 है, इसने क्लोरीन को ग्रहण किया था, क्लोरीन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ क्लोरीन को ग्रहण किया था। अब ये क्या करेगा, अभिक्रिया संपन्न होने के बाद जो हमारा AlCl4- है वो इस H+ हाइड्रोजन को Cl- अर्थात क्लोरीन वापस देकर क्या बना देगा, HCl, और हमारा जो उत्प्रेरक है AlCl3 फिर से वैसे की वैसे क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अभी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का हमने केवल एक वर्जन देखा, एक टाइप देखा, कौन सा, एल्किलीकरण। क्यों, एल्किल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है, एल्किल समूह हाइड्रोजन को धक्का मार के बाहर निकाल रहा है, जुड़ रहा है, क्या कहलाएगा, एल्किलीकरण। दूसरा क्या है, एसिलीकरण। आप बोलेंगे एसिल क्या है, चलिए, तो एक यौगिक होता है जिसका नाम है एसिड क्लोराइड। तो यहाँ पे हम देखेंगे जब बेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ, एसिड क्लोराइड CH3COCl, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है, बाकी सेम अभिक्रिया है, लुईस अम्ल है AlCl3। इसको हम तोड़ेंगे, लुईस अम्ल की उपस्थिति में टूटेगा CH3COCl। लुईस अम्ल क्या करेगा, क्लोरीन को खींचेगा क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए,
यहाँ का बंध टूटेगा तो आप देखेंगे कार्बन पे क्या जाएगा धनावेश, क्लोरीन पे आएगा ऋणावेश। यहाँ पे आप देखेंगे बन जाएगा CH3CO प्लस बन जाएगा AlCl4 माइनस। यदि किसी को कंफ्यूजन है तो आप इसे ऐसा बना सकते हैं CH3C+O प्लस, क्योंकि क्या पॉजिटिव किस पे आएगा कार्बन पे ना कि ऑक्सीजन पे। आप ये जो मत कर लेना कि यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा ऑक्सीजन से, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे ये कार्बन किस बंध बना है किसके साथ क्लोरीन के साथ ना कि ऑक्सीजन के साथ। यहाँ पे जो बंध टूटेगा वो कार्बन पे क्या जाएगा धनावेश, क्या बन जाएगा केटायन बन जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। अब यहाँ पे जो हमारा यौगिक था जिसके साथ हम अभिक्रिया करा रहे थे इसका नाम था एसिड क्लोराइड। अब क्या बचा यहाँ पे, इसको बोलेंगे केवल एसिल। एसिल क्लोराइड से जो हमें केटाइन मिला, जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही मिला, इसको क्या बोलते हैं एसिल समूह। ये क्या करेगा, यह एसिल समूह इस बेंजीन के हाइड्रोजन को धक्का मार के क्या कर देगा बाहर निकाल देगा। CH3CO प्लस जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में रहेगा, और आपको पता है प्रत्येक जगह यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये आएगा हाइड्रोजन को धक्का मार के क्या कर देगा बाहर निकाल देगा, और हमें क्या मिल जाएगा प्रतिस्थापी उत्पाद मिल जाएगा। वो प्रतिस्थापी उत्पाद क्या रहेगा एसीटोफिनॉन, उसका नाम क्या रहेगा एसीटोफिनॉन। ये बन जाएगा हमारा प्रतिस्थापी उत्पाद। यहाँ पे आया हाइड्रोजन को धक्का मार के बाहर किया, क्या बना लिया COCH3, इसका उत्पाद का नाम है एसीटोफिनॉन।